तो हमने यहाँ पढ़ा चाहे बेलर हो, चाहे बेली हो, चाहे बेलर हो, चाहे बेली हो, जो भी चाहे वो उन गुड्स को, जो कोई यदि नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी, ये उन गुड्स को यूज नहीं लेने दे रहा है, सर ये केस ठोक सकते हैं, इसके खिलाफ पूरा राइट है। ठीक है, इट इज द राइट ऑफ बेलर एंड बेली। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या पॉइंट पड़ता है, मंशा इसको पढ़। Whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit shall be dealt with or appropriated अपोर्शन, between अपोर्शन, bailor and bail. Huh? इट्स अपोर्शनड। Sorry, apportioned between bailor and bailee according to their respective interest. देखो, अब थर्ड पार्टी ने नुकसान करने की कोशिश की तो वहां से कंपनसेशन निकाल लिए, इन्होंने लोगों ने मिलके कंपनसेशन निकाल लिए, तो जो भी कंपनसेशन मिला है वो उस हिसाब से अपोर्शन होगा। अपोर्शन मतलब डिवाइड होगा, हर एक को अपना अपना पोर्शन मिलेगा, बेलर को और बेली को जो भी उनके रेस्पेक्टिव राइट्स थे उस हिसाब से देखते हुए उनको कंपनसेशन मिलेगा। मान लो 10 दिन के लिए थर्ड पार्टी ने कोई मशीन ली, तो 2 दिन तक वो इसको काम ही नहीं लेने दे रहा है, ठीक है, और इस कारण तो 2 दिन का कंपनसेशन मिल गया, चलो इसको वो मिल गया। मान लो उस मशीन को भी नुकसान हो गया और 2 दिन तक काम भी नहीं ले पाए, तो सर वो पैसा जो भी बेस्ट तरीके से अपोर्शन किया जा सकता है दोनों के राइट्स को देखते हुए, उस हिसाब से दोनों में वो पैसा कंपनसेशन वाला बांट दिया जाएगा। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, जिसका जितना राइट इफेक्ट हुआ है उस हिसाब से वो पैसा डिवाइड कर लिया जाएगा, अपोर्शन कर लिया जाएगा according to their respective interests. So right to file a suit against wrongdoer to goods oblique third party. ठीक है। Fourth point, it is the right of the bailor to sue the bailee. It is the right of the bailor to sue the bailee for enforcing all the liabilities and duties of the bailee. बेली की जितनी भी बेलर ने बेली को अपना माल दिया, बेली जो है उसका इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है, जो भी कर रहा है, और ये वापस मांग रहा है, दे भी नहीं रहा है, तो इसका एक राइट है इसके खिलाफ केस ठोकने का। जो जितने भी इसके राइट्स हैं उसके लिए और जितनी भी इसकी ड्यूटीज हैं उसके लिए बेलर बेली पे केस ठोक सकता है। बहुत सिंपल सा राइट है, इसमें क्या ही समझाना। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू कंपनसेशन। मंशा पढ़ भाई। If any damage caused to the goods bailed because of the unauthorized use of goods or unauthorized mixing of goods, the bailer has a right to claim compensation for the same. देखो मैंने आपको बताया था ना, क्रॉस कनेक्शन बनेगा बेटा। क्रॉस कनेक्शन बनेगा मतलब जो इसकी ड्यूटीज हैं और इसके राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में मैच करेंगी, तो वो सारी भी आई है यहाँ पर। क्या कि यदि अनऑथराइज्ड यूज बेली ने कर लिया है उन गुड्स का, या उनको अनऑथराइजली मिक्स कर लिया है, तो फिर बेलर को पूरा राइट है कंपनसेशन मांगने का फॉर द सेम, कि तेरे बेवकूफी के कारण मेरे गुड्स को नुकसान हुआ, चल कंपनसेट कर। पॉइंट नंबर 6, राइट टू गेट इंक्रीज इन गुड्स बिल्ड। काउ काफ एग्जांपल या बोनस शेयर वाला एग्जांपल, ये मेरा राइट है टू गेट द इंक्रीज इन गुड्स बिल्ड। ठीक है, तो ये सब राइट्स हैं, राइट्स ऑफ बेलर। अब अपन चलते हैं टुवर्ड्स राइट्स ऑफ बेली। राइट्स ऑफ बेली की मैं बात करूं तो बेलर की ड्यूटीज, बेली की ड्यूटीज, ठीक है, अपने क्रॉस कनेक्शन, तो राइट्स, ड्यूटीज ऑफ बेलर आर राइट्स ऑफ बेली एंड ड्यूटीज ऑफ बेली आर राइट्स ऑफ बेलर। कुछ नहीं करना, जहां एक जगह ड्यूटीज लिख रहे हो वहीं एक बेलर की ड्यूटीज, वहीं बेली की राइट्स, ऊपर ड्यूटीज बेली की और नीचे राइट्स, क्रॉस कनेक्शन बना दिया, दैट्स इट, एज सिंपल। सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? राइट्स ऑफ बेली। वी आर स्टडिंग राइट्स ऑफ बेली। सो राइट्स ऑफ बेली आर एक्चुअली व्हाट? ड्यूटीज ऑफ द बेलर। ठीक है, जो जो बेलर की ड्यूटी है वो सारे राइट्स ऑफ बेली होएगा। जैसे कि आइए देखना चालू करते हैं। राइट ऑफ बेली इज इक्वल टू ड्यूटीज ऑफ बेलर प्लस सम एडिशनल राइट्स, वो तो पहले भी बताया हुआ है। फर्स्ट राइट है बेली का, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स। ये एक एडिशनल राइट है। क्या कि सर मैं माल को वापस लौटाना चाह रहा हूं, लेकिन सामने 3 जनों का वो जॉइंट गुड्स था। जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसेस पढ़ा है अपन ने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में।
जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसरी, तो 3 जनों का वो गुड्स मिलके था। तो क्या मुझे वेट करना चाहिए कब तीनों मिलके आएंगे फिर मैं उनका गुड्स उनको रिटर्न करूंगा? नहीं, मैं किसी भी एक जॉइंट ओनर में से या जॉइंट वेलर में से किसी एक को भी मैं अपना गुड्स वापस रिटर्न कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही तरीके से रिटर्न हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स 165, समझाने का कुछ है नहीं उसमें। आइए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। राइट टू इंडेमनिटी। ठीक है, बेली को भी इंडेमनिटी का अधिकार है। किन किन 2-3 जगह आइए पढ़ते हैं कि मुझे इंडेमनिफिकेशन चाहिए बेलर से। कैसा? फर्स्ट पढ़ भाई मंशा। Bailey entitled to indemnification by bailor for loss arising due to reasons that bailor wasn't entitled to make bailment or receive back goods or give directions in that respect. देखो, यदि जिसने मुझे गुड्स दिया है वो गुड्स देने का अधिकारी ही नहीं था, वो बेलमेंट करने का अधिकारी ही नहीं था, इस वजह से मुझे नुकसान हुआ है, यू विल मेक गुड माई लॉसेस, यू विल इंडेमनिफाई मी। ठीक है, यदि आपको गुड्स वापस रिसीव करने चाहिए थे, आपने नहीं किए, तो मेरे को नुकसान, उन गुड्स को नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो तो मैं बेयर विद नहीं करूंगा। मेरे को उन गुड्स की केयर टेकिंग पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ गया। गाय 10 दिन के लिए मेरे पास में रखी थी, 10 दिन के बाद में और आप लेके ही नहीं जा रहे हो, तो उसके चारा पानी पे, उसकी दवाइयों पे, उसके सारी चीजों पे मुझे खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने रिसीव नहीं किया, मेरा खर्चा हुआ, यू विल इंडेमनिफाई मी फॉर दैट। गिव डायरेक्शंस, बेलर उसके बारे में डायरेक्शंस ही नहीं दे सकता था, फिर भी डायरेक्शंस दिए, उसके कारण मेरे को कोई नुकसान हुआ, या तो इन सारी बातों के लिए बेली जो है उसको इंडेमनिफिकेशन मिलेगा बेलर से। सेकंड पॉइंट, If bailor has no title of goods and Bailey delivers them in good faith back to as or per directions of bailor, Bailey shall not be responsible to owner for such delivery. सिचुएशन देखो, ये बेलर है मिस्टर एक्स, इसने अपना गुड्स मिस्टर वाई बेली को दिया। ठीक है, तो बेलमेंट का तो नियम ही यही होता है कि सर जब टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो या तो गुड्स ये रिटर्न बैक कर देगा या फिर इसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ कर देगा। अब हुआ ये, इसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मिस्टर वाई ने वो गुड्स आगे मिस्टर जेड को डिस्पोज ऑफ इस तरीके से कर दिए, पर वो गुड्स मिस्टर एक्स के थे ही नहीं। ठीक है, वो तो किसी थर्ड पार्टी के थे। थर्ड पार्टी ने केस ठोका इन पे कि इन्होंने मेरे गुड्स पहले तो गलत तरीके से लिए और फिर आगे गलत तरीके से दिए। अरे भाई, ही इज वर्किंग एज पर द बेलमेंट, इसकी तो वैसे भी कोई गलती नहीं थी। पहले वाली चीज के लिए तो इंडेमनिफिकेशन मिल ही रहा है, इसकी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है यदि गलत तरीके से गुड्स, गलत गुड्स इसको दे दिए गए जो थे ही नहीं, ओनरशिप थी नहीं उसके बावजूद। दूसरी बात, इस बात के लिए भी इंडेमनिफिकेशन मिलेगा कि इसने वो गुड्स आगे थर्ड पार्टी को दे दिए। सर ये तो सिंपली इसके डायरेक्शन पे काम कर रहा है, इस बात के लिए भी वाई को एक्स से इंडेमनिफिकेशन मिलेगा। थर्ड पार्टी जो भी इसके ऊपर केस वेस लेके आता है उसके लिए वाई को एक्स से इंडेमनिफिकेशन मिलेगा आगे थर्ड पार्टी को गुड्स, क्योंकि ये एज पर द डायरेक्शंस ऑफ मिस्टर एक्स ही तो काम कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ भाई। Bailey can also claim all the necessary expenses incurred by him for the purpose of gracious willment indemnification for the same. देखो, ग्रेशियस बेलमेंट में बोला था बेलर को सारे एक्सपेंसेस बियर विद करने पड़ते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो। नॉर्मल मतलब मिस्टर एक्स ने अपनी कार मिस्टर वाई को दी पोकट में चलाने को, दोस्त थे इसलिए। तो सर पेट्रोल का खर्चा और जो हाईवे पे लगता है ना, जो अपने फास्टैग से कट जाता है, कभी हाईवे पे निकले हो फास्टैग की गाड़ी में बैठ के, ऑटोमेटिक कट जाता है ना, टोल टैक्स जिसको बोलते हैं, वो सारा खर्चा नॉर्मल है। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, यदि गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है तो 5,000 रुपए का इंजन का काम कराया अपन ने, वो ये सारा खर्चा यदि ग्रेशियस बेलमेंट है तो बेली जो है वो बेलर से वसूल कर सकता है। सो इट इज द राइट ऑफ द बेली इन केस ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट, he can claim all necessary expenses incurred by him for the purpose of the gracious bailment। ठीक है, सारे के सारे एक्सपेंसेस ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। यदि गुड्स में फॉल्ट है तो हम
जिसका गुड्स है उससे कंपनसेशन ले सकते हैं, लेकिन ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि सर नोन फॉल्ट्स हैं या नहीं और ग्रेशियस बेलमेंट है या नहीं। जो अपन ने सबसे ऊपर पढ़ के आ रहे बस उसका रूप बदल दिया क्या, कि सर यदि ग्रेशियस बेलमेंट है तो बेलर वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी नोन फॉल्ट्स, और उन सारे फॉल्ट्स के कारण जितना भी लॉस हुआ है वो सब रिम्बर्स करेगा। और यदि नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है तो सारी फॉल्ट्स के लिए, चाहे नोन है या अननोन है, उसके लिए बेली को वो क्या कहते हैं, रिम्बर्स करेगा, कंपनसेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस। ग्रेशियस में सर सारे एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय बेलर, नॉन ग्रेशियस में ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय बेलर। नॉन ग्रेशियस बिलमेंट में ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने आपको मेरी कार चलाने के लिए दी, ठीक है, तो और नॉन ग्रेशियसली दी है तो केवल पेट्रोल और वो सब तो आप ही को बेयर विद करना है। हाँ वो गाड़ी बेवकूफी से रास्ते में खराब हो गई, बंद हो गई, तो आई विल मेक गुड योर लॉसेस, उल्टा उसके कारण आपको नुकसान हुआ है, आपका टाइम खराब हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पढ़ो इसको। If the goods bailed are claimed by any person other than the bailor, bailee may apply to court to stop its delivery and to decide the title to the goods. टाइटल टू द गुड्स, सिचुएशन क्या है, मिस्टर एक्स ने कुछ गुड्स मिस्टर वाई को बेल किए। अब मिस्टर वाई तो या तो इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, गुड्स इनको रिटर्न कर देंगे, या किसी इनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अभी जब ये बेलमेंट चल रहा था तभी एक थर्ड पार्टी आई और क्लेम करने लग गई, मैडम सर ये गुड्स तो मेरा है आपके पास में कैसे। उसने कहा गुड्स मुझी को रिटर्न करेंगे आप, मिस्टर एक्स को वापस रिटर्न नहीं करेंगे। इसके हो गई दिक्कत, या मिस्टर एक्स को रिटर्न करे या थर्ड पार्टी को। सो मिस्टर वाई कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू डिसाइड किसकी ओनरशिप है भाई, गुड्स किसको रिटर्न किया जाए। मैं क्यों पचड़े में फंसू, इसको रिटर्न करके या इसको रिटर्न करके, लेट द कोर्ट डिसाइड। ठीक है, तो राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स। ठीक है, चलिए, बेली में अप्लाई टू कोर्ट टू स्टॉप इट्स डिलीवरी एंड टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स। चलिए, पॉइंट नंबर 6, सिक्स्थ राइट, बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। explain the rights of bailor, explain the rights of bailey, explain the duties of bailor, explain the duties of bailey। इन चारों में से जितना बड़ा है सब पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, सिचुएशन दे देंगे, पूछेंगे बताओ किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो आपको ये सब नियम ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ, राइट ऑफ लियन। लियन का मतलब क्या होता है यार, आपको बताया हुआ है। लियन का मतलब होता है अपने पार्ट्स में उन गुड्स का फिजिकल पोजेशन बना के रख लेना, दबा के रख लेना, जब तक कि उन गुड्स से रिलेटेड मेरे को मेरा मेहनताना या जो भी है वो नहीं मिला। लाइक टेलर को आपने कपड़ा दिया तो वो स्टिच करने के बाद में उन गुड्स को अपने पास में तब तक रख सकता है, वापस मना कर सकता है आपको देने से, जब तक कि आप उसके टेलरिंग चार्जेस नहीं दे दो। तो राइट ऑफ लियन होता है बेली का। अब लियन जो है वो मैंने आपको दो तरीके का बताया था, लियन दो तरीके का बताया था, एक तो होता है पर्टिकुलर लियन, एक होता है जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन जिन गुड्स के बारे में काम किया गया है केवल उसी गुड्स को रोक सकते हो। जनरल लियन उस आदमी का कोई और गुड्स भी आपके पास में पड़ा है तो वो भी रोक के रख सकते हो। मतलब ये नहीं देखा जाएगा किस गुड्स के लिए काम किया है, कोई और भी बस यूं ही पड़ा हुआ है आपके पास में तो आप वो भी रोक सकते हो। जनरल लियन, सर राइट ऑफ जनरल लियन हर किसी को नहीं मिलता है, राइट ऑफ जनरल लियन हर किसी को नहीं मिलता है। आइए डिटेल देखते हैं, लियन पढ़ भाई। Lien, right to retain physical possession of goods belonging to another till the time of outstanding amount is received. ठीक है, Particular lien for मैं उन गुड्स का फिजिकल पोजीशन अपने पास में दबा के रख सकता हूँ, भले उन गुड्स की ओनरशिप तुम्हारी हो मैं फिर भी रख सकता हूँ यदि मेरा कोई पैसा बाकी है तो। ठीक है, टिल द टाइम आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रिसीव्ड। सेकंड पॉइंट पढ़ गई। payment for payment of service, section 170. Only those particular goods can be retained, payment on whose behalf is outstanding or due. Example, a tailor can keep the stitched shirt with him until his stitching charges are paid.
तो वो वही रिटेन करके रख सकता है बस। ये तो पर्टिकुलर लियन हो गया। और राइट ऑफ जनरल लियन, जनरल लियन क्या होता है? पढ़। Right to retain any goods for any amount outstanding from a person. General lien can be exercised even if no work done regarding those goods. जनरल लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड even if no work is done regarding the goods। तो सर एग्जाम में अब कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, लियन क्या होता है समझाओ, जनरल और पर्टिकुलर लियन को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। समझना, बेली के पास में कौन सा राइट होता है? राइट ऑफ लियन तो होता है, लेकिन पर्टिकुलर लियन का राइट होता है या जनरल लियन का भी राइट होता है, ये समझने के लिए पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर इसी समझने के दौरान हमको पता पड़ जाएगा बेली के पास में कौन सा राइट होता है। ठीक है, पढ़ भाई। जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन में डिफरेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं। मीनिंग अपन ने पढ़ लिया कि सर पर्टिकुलर लियन में तो केवल कोई स्पेसिफिक गुड्स को ही रोक के रखा जा सकता है। जनरल लियन में सर कोई भी खाता चल रहा है उसके लिए कोई भी गुड्स रोका जा सकता है। ठीक है, जो भी हम दोनों के बीच में डीलिंग चल रही है उसके लिए, चाहे उन गुड्स के प्रति काम किया गया हो या कोई प्रीवियसली कोई गुड्स के लिए काम किया गया हो, तो हम रोक सकते हैं। या प्रीवियसली हमारा कोई आपस में लेन देन है उसके लिए भी गुड्स रोक सकते हैं, होता है जनरल लियन। जनरल लियन का एक एग्जाम्पल देखो, द राइट ऑफ जनरल लियन इज अवेलेबल टू बैंकर्स। बैंकर्स को जनरल लियन का राइट मिलता है। कैसे? बैंक ने मिस्टर एक्स को लोन दिया, लोन नंबर 1। ठीक है, इसके लिए मिस्टर एक्स ने इधर से इधर एक सिक्योरिटी रखवाई। ठीक है, बैंक ने मिस्टर एक्स को दिया लोन नंबर 2, इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखाई। तो ये जो सिक्योरिटी फर्स्ट लोन के अगेंस्ट है ना, वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस सेकंड लोन। तो जनरल लियन हो गया ना, क्योंकि सेकंड लोन के लिए ये फर्स्ट लोन के अंदर रखी हुई सिक्योरिटी को यूज कर रहे हैं। डिटेल्स देखेंगे हम अभी, पर बैंकर्स को जनरल लियन का राइट अवेलेबल होता है। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? यस और नो? श्लोक, ईशा शेट्टी, कनक, झील, क्या कर रहे हो? नाश्ता कर रहे हो क्या? ईशा, कनक, झील, तो वीडियो क्यों ऑफ है? झील मैडम, ठीक है, चलिए आ जाइए। तो मीनिंग हमने समझ लिया। डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी मतलब, चलो पढ़ते हैं फिर कि सर पर्टिकुलर लियन तो ऑटोमेटिक है, मिलेगा ही मिलेगा बेली को, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जबकि जनरल लियन, पढ़ भाई। General lien is not automatic but is recognized through an agreement. It is exercised by the bailee only by name. इट इज एक्सरसाइज बाय द बेली ओनली बाय नेम। देखो कि सर कोई लोन दिया है बैंक ने आपको, तो जनरल लियन जो है, मिस पहले लोन में सिक्योरिटी मिल गई बैंक को, दूसरे लोन के लिए जो सेकंड लोन एग्रीमेंट बन रहा था ना, उन्होंने उसमें एक लाइन लिख दी। क्या लिख दी? कि आपने किसी भी लोन के अगेंस्ट हमारे पास में कोई भी सिक्योरिटी रखाई हुई है तो हम उसे इस सेकंड लोन में भी यूज कर सकते हैं। मिल गया राइट ऑफ जनरल लियन। जनरल लियन का राइट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है, हमको मांग के लेना पड़ता है, मेंशन करके लेना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मिस्टर एक्स ने और मिस्टर वाई के बीच में बहुत सारी डीलिंग्स चलती रहती हैं, तो पर्टिकुलर डीलिंग नंबर 1 में कोई सिक्योरिटी आई हुई है, उसको ये डीलिंग नंबर 2 का एग्रीमेंट बनाते वक्त यदि ऐसा लिखें कि आपकी किसी भी डीलिंग में पहले कोई माल मुझे आया हुआ हो जो अभी तक पोजेशन मेरे पास में हो, तो मैं उसको जनरल लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता हूं, तो बेली को मिलेगा। पर्टिकुलर लियन तो राइट यू ही मिल जाएगा, जनरल लियन का राइट के लिए मेंशन करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा। देखिए, जनरल लियन इज नॉट ऑटोमेटिक but is recognized through an agreement. It is exercised by the bailey only by name, only by name। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट, when can the right be exercised? पर्टिकुलर लियन का राइट कब एक्सरसाइज किया सकता है? जनरल लियन का राइट कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? जनरल लियन का राइट कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट द गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर और स्किल। देखो, पहला ट्रांजैक्शन में कोई माल आपका मेरे पास में पड़ा है, दूसरे उस पे मैंने कुछ नहीं एक्सरसाइज किया है, अपना लेबर या स्किल कुछ भी,
सेकेंड ट्रांजैक्शन में भी कुछ माल आपके पास, कुछ आपने मेरे को माल पे कुछ काम करने के लिए दिया, तो सर पहला वाला जो लेबर और स्किल एक्सरसाइज नहीं भी किया हुआ लेकिन मैंने लिख दिया कि मैं इसके लिए भी जनरल लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता हूं, तो सर भले ही लेबर या स्किल एक्सरसाइज किया हो नहीं किया हो, दैट इज इमटेरियल, मैं उस पर जनरल लियन के हिसाब से उसका फिजिकल पोजेशन अपने पास में रख सकता हूं अंडर जनरल लियन, चाहे मैंने उस काम पे लेबर या स्किल एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, दैट इज इमटेरियल, यदि मैंने लिख दिया आई कैन यूज इट टुवर्ड्स जनरल लियन। ठीक है, जबकि सर पर्टिकुलर लियन का राइट तो एग्जिस्टेंस में ही तभी आएगा जब मैंने उस पर कोई लेबर या स्किल अप्लाई करी हो, मेरा कुछ उस पर इन्वॉल्वमेंट हुआ हो, ठीक है, और आप वापस उस गुड्स के लिए वो मुझे नहीं दे रहे हो। यानी कि टेलर को आपने कपड़ा सिलने को दिया, टेलर ने उस पर स्टिचिंग किया, उस पर धागा लगाया, उस पर अपनी लेबर लगाई, अपनी स्किल लगाई, उस पर एक्सपेंसेस किए, तो सर ऑटोमेटिकली बिना लिखे भी पर्टिकुलर लियन का राइट इसके पास में आ जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बेली के पास में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर लेन के लिए कोई लेबर, कोई स्किल, कोई एक्सपेंडिचर गुड्स पे आपके द्वारा, बेली के द्वारा किया गया होना चाहिए। ठीक है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, डेफिनेटली जब हम कपड़े से शर्ट सिलते हैं तो कोई ना कोई इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड्स होता ही होता है। ठीक है, व्हेन कैन एक्सरसाइज द राइट, कि सर व्हेन कैन द राइट बी एक्सरसाइज, शायद 2 बार आ गया या कोई टाइपिंग एरर है, मैं इसको सही करूंगा। हु कैन, सॉरी व्हेन नहीं, ये हु है, मैंने गलत पढ़ लिया, हु कैन एक्सरसाइज द राइट, सर ओनली पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्जाम्पल बैंकर्स, फैक्टर्स, वार फिंगर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स, ये सब आपको घोटने का है। जबकि पर्टिकुलर लियन जो है बेली, फाइंडर ऑफ गुड्स, प्लेजी, अनपेड सेलर, एजेंट, पार्टनर एटसेट्रा एंटाइटल टू पर्टिकुलर लियन, पर्टिकुलर लियन पे डायरेक्टली तो ये लोग एक्सरसाइज कर ही सकते हैं। जबकि बेली को यदि जनरल लियन का राइट एक्सरसाइज करना है तो कॉन्ट्रैक्ट में अलग से डालना पड़ेगा कि मेरे को जनरल लियन का राइट भी चाहिए। इतना लॉ पढ़ा हुआ होता तो कौन ये सब काम करता, फिर लॉयर ही नहीं बन जाते। बात समझो कहाँ मार खाते हैं, कि हम लोग कानून पता नहीं है इसलिए मार खा जाते हैं। छोटी सी बात समझना, यदि तुमको कानून पता नहीं है तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि वो कानून तुम पे एप्लीकेबल नहीं होगा? तुम ये प्लियर ले सकते हो कि मुझे कानून पता नहीं था इसलिए कृपया मुझे छोड़ दीजिए। कल को तो मंशा शर्मा ने रिया का मर्डर कर दिया, पुलिस पकड़ के ले गई, तो मंशा शर्मा बोलती अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, अंडर इंडियन पीनल कोड किसी को मर्डर करना पनिशेबल ऑफेंस है, क्राइम है, यदि मुझे पता होता तो मैं नहीं करती, मुझे पता नहीं था इसलिए मुझे आप छोड़ दीजिए, ठीक है अगली बार से कत्ल नहीं करूंगी। तो क्या पुलिस उसको छोड़ देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस कहेगी इग्नोरेंटिया वाला, अपन ने मैक्सिम पढ़ी है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज। कहाँ पढ़ी है? मिस्टेक वाले चैप्टर में पढ़ी है, दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट, लॉ ऑफ द लैंड आपको पता होना ही चाहिए, फॉरेन लॉ पता नहीं भी हो यदि सिविल केसेस में तो भी चल जाएगा, समझाया मैंने, क्रिमिनल एग्जाम्पल से है, पर लॉ ऑफ द लैंड पता होना चाहिए। ये नहीं बोल सकते कि मुझे कंट्री का लॉ पता नहीं था इसलिए मिस्टेक हो गई छोड़ दो ना। ठीक है, याद रखना। तो सर ये थे जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन के बीच में डिफरेंसेस। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, अब टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट वाला पॉइंट, कब कब बेलमेंट खत्म होता है, एक तो वो बचा है, एक फाइंडर ऑफ गुड्स बचा है कि रास्ते से जा रहा था, रास्ते में डायमंड रिंग पड़ी हुई मिल गई, और फिर आपका बेलमेंट हो जाएगा खत्म। उसके बाद में चालू होगा प्लेज। प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट जहां पर एक बंदा दूसरे बंदे के पास में अपना गुड्स दिखाता है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो सर प्लेज, प्लेज की बातें अपन करेंगे, प्लेज ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, थोड़ा तो बड़ा है। फिर डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, और फिर पांचवा कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा आपके एजेंसी का। एजेंसी के नोट्स अभी बन रहे हैं, नीचे नीचे आपको अलग से मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, तो बेलमेंट, प्लेज, बेलमेंट खत्म होने वाला है, प्लेज भी जल्दी ही 1-2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। फिर हम बेलमेंट प्लेज करने के बाद में बेलमेंट और प्लेज के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग एजेंसी चालू करेंगे। समझ में आ रहा है, याद भी हो रहा है पैरेलली या नहीं हो रहा है, ये बताओ। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से मेहनत करने की, आप लोगों को भी
मेरे साथ में बरोबर खुद के लिए दौड़ना है, देन you will very much be able to learn and understand the questions and bring full marks. अब ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी आ गए, पेपर 100 नंबर का हो गया भैया, अंग्रेजी की हेल्प नहीं मिलेगी अब आपको लॉ के पेपर में, इसलिए लॉ में लॉ की नॉलेज से ही पास होना है आपको, ठीक है। कई ऐसे बच्चे भी होते थे जो कहते थे सर हमको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, आप हम तो लॉ के कारण पास होंगे इस पेपर में, ऐसे भी हैं, देखे हैं मैंने, बिल्कुल अपोजिट की लॉ लॉ से पास हो जाएंगे, अंग्रेजी नहीं आती हमको, ठीक है, होते हैं। आपका अब ऑप्शन खत्म हो गया। चलिए, तो इसी के साथ में क्लास खत्म, कल मिलेंगे अपन वापस, और कल हो हाँ सकता है 2 बार मिले, ठीक है। किसी, हाँ श्लोक, डाउट है कोई? श्लोक सर, कोई डाउट है? डाउट है। श्लोक जोर से बोल, किसको जिसको डाउट है वो रहे क्लास में, बाकी जन जा सकते हैं।